मानव श्वसन। देखो श्वसन क्या है? श्वसन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का जो ऑक्सीकरण होकर के और जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो श्वसन है। वो हाइड्रोकार्बन यौगिक, जैसे हमने भोजन किया था, भोजन के दौरान जो ग्लूकोज का अवशोषण हुआ छोटी आंत में, उस ग्लूकोज का यहां पर उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसके अंदर जो अवशिष्ट बनते हैं CO2 और जल, ये ऑक्सी श्वसन में है। एक दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक तो होता है अनॉक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन। तो ये जब, और इसके साथ में यहां पर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक का उपचयन होना किसमें? कोशिका में। कोशिका में हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक का उपचयन होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। तो श्वसन के दौरान जो ये CO2, जल और ATP जो बन रही है, ये ATP हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। और आपको बता दूं, एक ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक ATP में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो मिलती है, वो 30.5 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होती है हमें। इतनी ऊर्जा एक ATP से प्राप्त होती है। एक ATP से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन आवश्यक है। अब श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ऑक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब ये दो प्रकार के श्वसन कहां होते हैं, कब होते हैं? देखो, सबसे पहले जो ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर जाता है रक्त की सहायता से, और ये ग्लूकोज कोशिका द्रव में पाइरूवेट देखो यहां पर यह ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला यौगिक, 6 कार्बन वाला यौगिक है। और यहां पर जो पाइरूवेट है ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, 3 कार्बन वाला यौगिक। इसका मतलब यह हुआ ग्लूकोज का विघटन हो गया कोशिका द्रव के अंदर और वो पाइरूवेट में बदल गया। अब ये पाइरूवेट है, इसका ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत उपयोग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं
यीस्ट की, यीस्ट में अनॉक्सिशोषण होता है, अनॉक्सिशोषण होता है और एथेनॉल बनता है इसमें, इथेनॉल। यीस्ट में पायरुवेट का इथेनॉल में बदलना। दूसरा अनॉक्सिशोषण, अपनी जो मांसपेशियां, मांसपेशी, इसमें भी अनॉक्सिशोषण होता है। मांसपेशियों में अनॉक्सिशोषण होता है और इसमें अनॉक्सिशोषण होता है तो क्या बनता है, इसमें बनता है यहां पर लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। देखो जितने भी जोंट हैं या फिर अपनी मांसपेशियां हैं, जब हम ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा चलते हैं तो इनमें अकड़न महसूस करते हैं, अकड़न महसूस करते हैं। अकड़न महसूस करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये लैक्टिक अम्ल ही है। क्यों? देखो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, प्रॉपर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंच रहा है और चाहिए क्या, ज्यादा मात्रा में। तो जब ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंच रहा है तो जहां पर जोंट है या मांसपेशी है या पीड रही है ना, यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर वो जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये अनॉक्सिशोषण उत्पन्न हो जाता है और इसके अंतर्गत बनने लग जाता है क्या, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है, यहाँ इन पीढ़ियों में या जोंटों में खिंचाव उत्पन्न करता है। बुजुर्ग लोग जिनकी सांस फूलती है ना, उनके जोंटों में जो दर्द होता है वो इसी कारण होता है, क्योंकि वो सांस के दौरान ऑक्सीजन पर प्रॉपर रूप से नहीं ले पाते और उनकी जो मांसपेशी है वहां पर उस स्थान तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती तो अनॉक्सिशोषण हो जाता है और अनॉक्सिशोषण हो जाता है तो उनकी मांसपेशियों में ऐंठन इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है भाई, तीसरी कंडीशन ऑक्सीशोषण की। ऑक्सीशोषण में मैंने कहा था यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है और जो यहां पर जो बनता है CO2, H2O और क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। इस प्रकार से यहां पर ऑक्सीशोषण में जो CO2 बनती है, CO2 जो बनती है ना, वो रुधिर में मिलकर के जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ में मिलकर के और वापस वायु कूपकाओं से फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से CO2 को बाहर त्याग दिया जाता है। नहीं है, जब अपन परिवहन पढ़ेंगे ना, परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र में रक्त की जो कार्य है, रक्त के कार्य या रक्त कोशिकाओं के जो कार्य है ना, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और रक्त का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से होता है। उससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन का वहन और CO2 का वहन रक्त कोशिकाएं किस प्रकार से करती हैं। समझ में आई ना बात? तो इस प्रकार से यहां पर ग्लूकोज और पायरुवेट का अनॉक्सी और ऑक्सीशोषण में उपयोग होता है। अपन श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करने के दौरान हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीशोषण, हमारी मांसपेशियों के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, अनॉक्सीशोषण। ईस्ट एक जीवाणु, ईस्ट, ये इस ईस्ट में अनॉक्सीशोषण होता है और कौन सा बनता है, एथेनॉल। जो किण्वन होता है ना, किण्वन फर्मेंटेशन, ये एक अल्कोहल है, एथेनॉल अल्कोहल होती है, एथेनॉल होता है ये एक अल्कोहल है और ये अल्कोहल ईस्ट के किण्वन के कारण होती है। किण्वन फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। सड़ाने की जो क्रिया है ना उसको किण्वन बोलते हैं। किसी चीज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाना नहीं है, वो एक फर्मेंटेशन या किण्वन क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से यहां पर श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। तो मानव श्वसन तंत्र में अपन बड़ा आसान है, बहुत सरल
इसकी संरचना है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। देखो मानव श्वसन में इसके भाग लिख देता हूं मैं पहले। मानव श्वसन तंत्र, इसमें दो भाग होते हैं मानव श्वसन तंत्र के। एक तो होता है ऊपरी श्वसन और एक होता है निचला श्वसन। ऊपरी श्वसन, इस ऊपरी श्वसन में देखो नासिका, बी मुख, सी ग्रसनी। ग्रसनी के भी तीन भाग हैं, ग्रसनी के भी तीन भाग हैं, वो बताएंगे। और डी लैरिंग्स, लैरिंग्स या स्वर यंत्र। और दूसरा है निचला श्वसन। निचले श्वसन में जो ए है वो आएगा श्वास नली, बी भाग आएगा श्वसनी और सी भाग आएगा श्वसनी का। और डी भाग आएगा फेफड़े। और ये जो जितने भी फेफड़े हैं, ये जो जहां जिस ढांचे में रखे हुए होते हैं उसको बोलते हैं डायफ्राम। जो पसलियों का ढांचा है ना, जो पसलियों को छबरा बने हुए हो ना, वहां में जो ही रखो रे, वो होता है डायफ्राम। जो एक ढांचा नुमा संरचना है, पसलियों से बनी हुई है पूरी ढांचे, इसके अंदर अपने फेफड़े उपस्थित होते हैं। तो ये भाग हैं मानव श्वसन तंत्र के। बड़ा आसान है चित्र, इसको देखो। बात है नहीं? हाँ भाई, देखो यहां पर ये श्वास नली है, सी आकार के छल्लीनुमा संरचना होती है। देखो यहां पर यह है मुख। चित्र में नाम लिख देता हूं, फिर एक एक भाग को समझेंगे। मुख, यह है नासिका। यहां पर जो ये है, ये आप लैरिंग्स, स्वर यंत्र, ये है ग्रसनी, ये श्वास नली,
श्वास नली दो भागों में बटी हुई है, बात नहीं। श्वास नली दो भागों में बटी हुई है, श्वसनी, ये भी श्वसनी है, और ये जो वाला भाग दिख रहा है आपको, ये और ये श्वसनी का है, ये भी श्वसनी का। और यहां पर ये गुब्बारे नुमा संरचना आपको दिख रही होगी, ये वायु कूपिकाएं हैं, ये भी वायु कूपिकाएं, ये भी वायु कूपिकाएं। और इन वायु कूपिकाओं का ये अंतिम सिरा होता है ना, यहां पर ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, यहां पर रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियों का जाल होता है। और ये रक्त वाहिनियां इस वायु कूपिकाओं से ऑक्सीजन को यहीं से रक्त में मिला करके ले जाती हैं। ये अपना, और ये है फेफड़ा बायां फेफड़ा, और ये है दायां फेफड़ा। अब सुनो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले नासिका से। नासिका जो होती है, इसमें दो गुहिकाएं होती हैं। नासिका में दो गुहिकाएं होती हैं, नासिका में दो गुहिकाएं जो होती हैं, इसमें रोम और श्लेष्म पाए जाते हैं, जो वायु को ग्रसनी के अंतर्गत ले जाते हैं। रोम, नासिका के अंदर दो गुहिकाएं जो होती हैं, उसमें रोम अंदर और श्लेष्म पाए जाते हैं। और ये इनका जो रोम और श्लेष्म का कार्य जो होता है, वातावरण से जो वायु हमारे नाक के अंदर प्रवेश कर रही है, उसके अंतर्गत जो धूल के कण हैं या कोई जीवाणु कीटाणु हैं, वो इन रोमों से और श्लेष्म से चिपक जाते हैं और अंदर शुद्ध वायु चली जाती है। ये नासिका का कार्य हो गया। अब बात करते हैं मुख का। कभी कभी नासिका से श्वसन नहीं लेकर के हम सीधे मुख से भी ले लेते हैं श्वसन, और मुख से जो श्वसन जाता है वो कंठ में ही जाता है, सीधा कंठ ग्रसनी के अंतर्गत जाता है। और जो नासिका से हम लेते हैं ना, तो नासा ग्रसनी से सीधे पहले मुख ग्रसनी में जाता है और फिर मुख ग्रसनी से कंठ ग्रसनी में जाता है। तो दूसरा भाग है अपना ग्रसनी। तीसरा, ग्रसनी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है भाई। ये जो ग्रसनी है ये तीन प्रकार की होती है। पहली है नासा ग्रसनी, दूसरी है मुख ग्रसनी, और तीसरी है कंठ ग्रसनी। तीन प्रकार की ग्रसनी हो गई, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। जो नासा ग्रसनी है, नासा ग्रसनी से वायु सीधे मुख ग्रसनी में आती है, और मुख ग्रसनी से जो वायु है, शुद्ध वायु, वो कंठ ग्रसनी में पहुंचती है। और अगर हम मुख से ही सीधा श्वसन लें तो पहले वो सीधी वायु मुख ग्रसनी से सीधे कहां चली जाती है, कंठ ग्रसनी में। नासा ग्रसनी में हम उस वायु को नहीं ले जा पाते। अगला अपना पॉइंट है लैरिंग्स, स्वर यंत्र। आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्वर यंत्र है यह 9 प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की उपास्थियों से बना हुआ एक यंत्र है। यह कंठ ग्रसनी के अंतर्गत पाया जाता है, कंठ ग्रसनी के अंदर उपस्थित होता है, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं। और इसमें कितने प्रकार की उपास्थियां होती हैं? 9 प्रकार की उपास्थियां होती हैं। और ये इसके अंदर श्लेष्म झिल्ली की कुछ संरचना होती है, उनको बोलते हैं स्वर रज्जु। श्लेष्म झिल्ली की कुछ संरचना होती है। जो श्लेष्म झिल्ली है ना, उसकी स्वर रज्जु जैसी स्वर रज्जु संरचना होती है।
और ये स्वर रज्जु क्या कार्य करती है, हमारे अंदर से जो वायु आती है, जैसे ही वायु स्वर रज्जु से टकराएगी तो स्वर रज्जु में कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा, और वो कंपन मुख की जीभ द्वारा शब्दों में बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी आवाज बनती है, कंठ से ही बनती है। आप जैसे बोलते हो ना, तो हमेशा कंपन इस कंठ में होते हैं। कभी आप बोल के देखो और हमेशा इस कंठ में कंपन होंगे। अभी प्रैक्टिस मत करना। हाँ भाई, स्वर रज्जु में कंपन होते हैं। इस प्रकार से इस लैरिंग्स की संरचना होती है। ये कंठ है। अगला, अब अपना जो दूसरा श्वसन है वो निचला श्वसन है, और निचले श्वसन में सबसे पहले आता है श्वास नली। देखो, श्वास नली की जो झिल्लियां होती हैं वो पता है किसकी बनी होती हैं? पक्षमाभाकार, पक्षमाभाकार स्तंभी उपकला ऊतकों की, इनकी श्वास नली की परत बनी हुई होती है, और ये परत सी के आकार की होती है। सी के आकार की होती है। देखो, ये जो संरचना आपको दिख रही है श्वास नली की, ये जो सी के आकार की संरचना है, पक्षमाभाकार स्तंभी उपकला ऊतकों की ये बनी हुई होती है। ध्यान से सुनना। और इनका आकार सी के आकार का होता है। ये जो ऊतक है थोड़े कठोर होते हैं। इनका क्या कार्य है? फिर कठोर होते हैं तो इनका यह कार्य है कि श्वास नली को ये अंदर से चिपकने नहीं देती। अगर श्वास नली अंदर से चिपक जाएगी, श्वास अंदर कैसे जाएगी? नहीं जा पाएगी। तो इनका मुख्य कार्य जो सी आकार की है, पक्षमाभाकार स्तंभी जो उपकला ऊतकों की कोशिकाएं हैं, ये श्वास नली को अंदर से चिपकने नहीं देती। और श्वास नली जो होती है वो दो श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। दो श्वसनी जो होंगी ना, उसमें विभक्त हो जाएगी। अब ये दो श्वसनी जो होंगी, ये आगे जाकर के दाएं भाग में और बाएं भाग में, ये तो हो गया बायां फेफड़ा और ये हो गया दायां फेफड़ा। तो ये श्वसनी दाएं भाग में और बाएं भाग में श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। देखो, जो दायां फेफड़ा है उसकी जो श्वसनी है वो 3 श्वसनिकाओं में विभक्त होती हैं। उसका कितने भाग होते हैं? 3। जबकि बाएं जो भाग है, बाएं जो श्वसनी है, वो कितने भागों में विभक्त होती हैं? 2 में। 2 श्वसनिकाओं में विभक्त होती हैं। और ये श्वसनिकाएं, लास्ट का सिरा है वो कौन सा है? वायु कूपिकाएं। कौन सा है? वायु कूपिकाएं। इन वायु कूपिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, दोनों का परिवहन यहां से होता है। क्योंकि वायु कूपिकाएं जो होती हैं उनकी जो अंतिम परत है वहां पर रक्त वाहिनियों का जाल रहता है। और वो रक्त वाहिनियों का जाल क्या करता है? यहां पर रक्त में ऑक्सीजन और CO2 को अपने अंदर ले लेती हैं। क्योंकि रक्त के अंतर्गत एक कोशिका होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त का रंग लाल होता है। ऑक्सीजन जैसे ही इन वायु कूपिकाओं के अंतर्गत आई तो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और ये हीमोग्लोबिन रक्त की सहायता से इस ऑक्सीजन को कोशिकाओं के अंतर्गत पहुंचा देती है। कोशिकाओं तक इसको पहुंचा देती है, कोशिकाओं तक इसका परिवहन कर देती है। अब जैसे ही वहां पर ऑक्सीश्वसन में जो CO2 मुक्त हुई थी, वो CO2 वापस कोशिका से बाहर निकलती है और वो फिर दोबारा से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है CO2। और ये हीमोग्लोबिन फिर उस CO2 को वायु कूपिकाओं तक ले आता है। इसका मतलब यह हुआ कि वायु कूपिकाओं में जो रक्त वाहिनियां हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, दोनों का परिवहन करती हैं। किसकी सहायता से? हीमोग्लोबिन की सहायता से। अब बात करते हैं, लास्ट अपना टॉपिक रहा है फेफड़ा। फेफड़े जो होते हैं ये 2 भागों में बटे हुए होते हैं।
दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है लंबाई में। फेफड़े का जो रंग होता है, अपने फेफड़ों का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है, गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं। किस रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं। और ये अपने जो अस्थियों के, जो अपनी जो पसलियां हैं उनके ढांचे में उपस्थित होते हैं। ये पसलियों का जो ढांचा होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। अब श्वसन की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, उच्छ्वसन, निःश्वसन। उच्छ्वसन और निःश्वसन। उच्छ्वसन में क्या होता है बेटा? उच्छ्वसन में बातें नहीं, उच्छ्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और अपना फेफड़ा क्या हो जाता है? फूल जाता है। इसका मतलब डायफ्राम का आकार बढ़ जाता है। डायफ्राम का आकार बढ़ने के साथ साथ में ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। निःश्वसन में क्या होता है? CO2 बाहर निकलती है। फेफड़ा जो होता है, अपने फेफड़े पिचक जाते हैं, डायफ्राम का आकार भी छोटा हो जाता है। इस प्रकार से अपना मानव श्वसन तंत्र कार्य करता है।